हेलो गाइस, ये है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए गाइस, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। मिस्टर पिंटू इज द प्रोडक्शन सुपरवाइजर एट चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इन मुंबई। ऑन अराइविंग एट वर्क on one fine morning, he finds the following given data. The given data represents the time required from an origin to destination. तो गिवन डेटा में क्या है? टाइम। तो यहां पे गाइज आपको क्या गिवन है? टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम एन ओरिजिन टू डेस्टिनेशन विद अवेलेबिलिटीज। और गाइज आपको अवेलेबिलिटीज भी यहां पे गिवन है और रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट को हम कहते हैं डिमांड। तो गाइज यहां पे आपको सप्लाई और डिमांड भी गिवन है। यह है डिस्ट्रीब्यूशन और ये है सोर्सेस। सोर्सेस जहां से प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्लान यहां पे बनाना है कि किसे कितनी क्वांटिटी में कहां डिस्ट्रीब्यूट करना है, यूजिंग इट एज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो गाइज आपको इस क्वेश्चन को एज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनाकर सॉल्व करना है, सो एज टू मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर सच अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। तो गाइज आप जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाओगे तो आपको इस तरीके से बनाना है कि जो टोटल टाइम यहां पे लग रहा है वो कम से कम हो, यानी कम से कम टाइम में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सको। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके बाद मोदी मेथड से उसको टेस्ट करते हैं। लेकिन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम दो क्राइटेरिया चेक करते हैं। क्या प्रॉब्लम बैलेंस्ड है? सबसे पहला क्राइटेरिया कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं, और जो दूसरा क्राइटेरिया कि ये मिनिमाइजेशन की है या मैक्सिमाइजेशन की है। अगर प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो हम चेक करते हैं मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइज। अगर मैक्सिमाइज है तो उसे मिनिमाइज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद आईबीएफएस हम निकालते हैं। जैसे आईबीएफएस निकल गया उसके बाद हम डायरेक्टली मोदी मेथड नहीं निकालते। तो गाइज मोदी मेथड निकालने से भी पहले हम यहां पे रिम कंडीशन को चेक करते हैं। तो गाइज रिम कंडीशन क्या होती है? डीजेनरेसी, कि जो आपको सॉल्यूशन मिला है वो डीजेनरेट है या नहीं। अगर डीजेनरेट है तो उसे उसकी डीजेनरेसी को निकालना पड़ेगा, और अगर डीजेनरेट नहीं है तो आप मोदी मेथड अप्लाई करो और मोदी मेथड अप्लाई करने के बाद आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइज ये हमारा फ्लो होता है। यहां पर मैंने ऑलरेडी चेक फॉर बैलेंसिंग के लिए इस टेबल को बना लिया है। तो गाइज यहां पर मैं चेक करूंगा कि मेरी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं। तो बैलेंसिंग चेक करने के लिए मैं सिंपली सप्लाई, सारे सप्लाई को ऐड करता हूं। जब मैं टोटल सप्लाई को ऐड करूंगा तो गाइज मुझे यहां पे मिलेगा 66। अब मैं डिमांड को भी ऐड करता हूं, 14, 12, 23 और 17। जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो गाइज यहां पर भी मुझे 66 मिलेगा। इसका मतलब क्या है गाइज? इसका मतलब यह है कि सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड। क्योंकि सप्लाई और डिमांड इक्वल है, देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि इट इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। गाइज अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो हमने ये देखा कि हाँ प्रॉब्लम तो बैलेंस्ड है। अब हम ये चेक करेंगे कि मिनिमाइजेशन की है या नहीं। तो गाइज यहां पे क्या निकालना है? कम से कम टाइम निकालना है। तो गाइज टाइम को या कॉस्ट को हमें कम करना होता है, जो कि मिनिमाइजेशन की ही प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन में यहां पे खुद दिया है मिनिमाइज द टोटल टाइम। तो गाइज ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे सेकंड स्टेप यहां पे लिखता हूं, चेक फॉर मिनिमाइजेशन। तो गाइज हाँ ये मिनिमाइजेशन की है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब गाइज मैं स्टेप नंबर 3 पे चलता हूं। तो गाइज यहां पे स्टेप नंबर 3 मैंने ऑलरेडी यहां पे कर लिया है। यहां पे टेबल मैंने ऑलरेडी बना लिया है स्टेप नंबर 3 में। गाइज जब हम आईबीएफएस निकालते हैं तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक होता है एक होता है एनडब्ल्यूसी, और दूसरा मेथड है एलसीएम, और गाइस तीसरा मेथड है वैम। तो इस क्वेश्चन में
हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें कौन से मेथड से IBFS यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या फिजिबल सॉल्यूशन हमें कहां से निकालना है, कौन से मेथड से निकालना है। तो गाइस यहां पे कुछ मेंशन नहीं दिया है, तो गाइस जब भी अगर आपको मेंशन नहीं किया है तो आप वैम का ही यूज कीजिएगा। तो मैं गाइस यहां पे वैम मेथड से ही अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेता हूं। अब एनडब्ल्यूसी मेथड मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है और एलसीएम मेथड मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है और इस बेस पे हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की है। तो गाइस एनडब्ल्यूसी और एलसीएम मेथड से अब मैं यहां पे सॉल्व नहीं करूंगा, अगर क्वेश्चन में मुझे पूछा है तो ही मैं इसे सॉल्व करूंगा। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ गया होगा एनडब्ल्यूसी और एलसीएम का। तो अब मैं वैम मेथड के थ्रू हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालूंगा। तो गाइज वैम मेथड में निकालने के लिए यहां पे मुझे टेबल को सही तरीके से बनाना पड़ेगा, तो मैं यहां पे इसे फौरन बना लेता हूं। तो गाइज यहां पर मैंने टेबल को बना लिया है। अब मैं सबसे पहले आई लिखूंगा जो कि मेरा आइट्रेशन होता है। तो गाइज यहां पे ये होती है रो पेनल्टीज, मैं यहां पे लिखता हूं रो पेनल्टीज, और ये होगी कॉलम पेनल्टीज। तो गाइज ये पेनल्टीज हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं कॉलम को निकालता हूं। तो इन फर्स्ट कॉलम में दो सबसे छोटे नंबर्स कौन से हैं, तो वो है 18 और 13। तो गाइज इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 5, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 5। इसी तरीके से गाइज नेक्स्ट कॉलम में सबसे छोटे नंबर्स है 15 और 23, तो इनका जो डिफरेंस होता है 8। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम में सबसे छोटे नंबर्स है 12 और 14। गाइज यहां पे 12 दो बार रिपीट हुए हैं, तो आप 12 और 12 मत लेना, क्योंकि यहां पे दो एक्चुअल नंबर्स जो है वो 12 और 14 ही है। तो 12 और 14 का डिफरेंस यहां पे होगा 2। आप 12 माइनस 12 मत लेना। यहां पे गाइस दो सबसे छोटे नंबर्स कौन से हैं, 9 और 13। 9 और 13, तो इनका जो डिफरेंस है वो है 4। अब इसी तरीके से मुझे रो का भी निकाल लेना है। तो फर्स्ट रो में दो सबसे छोटे नंबर्स है 13 और 12, तो गाइज उनका जो डिफरेंस होता है वो है 1। इसी तरीके से नेक्स्ट रो में जो सबसे छोटे नंबर्स है वो है 9 और 14, तो गाइज इनका जो डिफरेंस है वो है 5। इसी तरीके से नेक्स्ट रो में जो सबसे छोटे नंबर्स है वो है 12 और 13 और उनका डिफरेंस है 1। तो गाइज मैंने रो पेनल्टीज निकाल लिया है और कॉलम पेनल्टीज भी निकाल लिया है। अब इन पेनल्टीज में सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है, वो है पेनल्टी 8। तो गाइज इस कॉलम में मैं ये चेक करूंगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो गाइज सबसे छोटा नंबर इस कॉलम में कौन सा है, वो है 15। तो गाइज मैं 15 में एलोकेट करने वाला हूं। तो अब अगर मैं यहां पे डिमांड देखूं, इस यहां पे अगर मैं डिमांड देखूं तो 12 है, और अगर मैं यहां पर सप्लाई देखूं तो 21 है। तो गाइस जो सबसे छोटा नंबर होता है वो यहां पे आएगा। तो यहां पे डिमांड पूरी तरीके से फिल हो जाएगी और सप्लाई 21 थी, 21 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो 9 बचता है, तो सप्लाई में 9 बचेगा और यहां पे पूरी तरीके से डिमांड एग्जॉस्ट हो जाएगी। अब गाइस मुझे दोबारा आइट्रेशन निकालना होगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं I2 और 2 सिंपली यहां पे लिखता हूं 2। अब गाइस सेम चीज मुझे यहां पे करना है। क्या इस कॉलम में कोई चेंजेस हुई है, नहीं, तो 5 ही आएगा। क्या इस कॉलम में कोई चेंजेस हुई है, हाँ यहां पे चेंजेस हुई है, यहां पे तो कॉलम ही नहीं रहा, तो यहां पे आएगा डैश। क्या इस कॉलम में कोई चेंजेस हुई है, नहीं, तो यहां पे आएगा 2। क्या इस कॉलम में कोई चेंजेस हुई है, नहीं, तो गाइस यहां पे वही नंबर लेना है 9 और 13 जिसमें हमें 4 ही मिलेगा। तो यहां पे मैं जल्दी से लिख लेता हूं, यहां पे होगा 5, यहां पे तो पूरा कॉलम चला गया, यहां पे 2 और 4 ही रहेगा। अब अगर गाइस मैं रो की बात करूं तो फर्स्ट रो में सबसे छोटे नंबर्स 12 और 13 होते हैं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1, यहां पे कोई चेंजेस नहीं हुई है। नेक्स्ट रो में सबसे छोटे नंबर्स है 9 और 14, तो गाइस यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं हुई है, यहां पर भी मैं लिख दूंगा 5। और इसी तरीके से गाइस इस रो में मैं चेक करता हूं, सबसे छोटे नंबर्स है 12 और 13, तो गाइस यहां पे भी कोई चेंजेस नहीं हुई, यहां पे मैं लिख देता हूं 1। अब गाइस सबसे बड़ी पेनल्टी कहां पर है, तो मेरे पास दो जगह पर है, यहां पर भी 5 आता है और यहां पर भी 5 आता है। तो गाइस मैं कौन से 5 को लूंगा, जिस 5 को यूज करके मैं ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन कर पा रहा हूं,
तो उसी पेनल्टी को मैं यहां पर एलोकेट, उसी पेनल्टी को मैं यहां पे कंसिडर करने वाला हूं। सपोज अगर मैं ये 5 को कंसिडर करता हूं, तो गाइस इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर मुझे चेक करना होगा कौन सा है, वो है 13। तो मैं यहां पे कितना एलोकेट कर पाऊंगा, तो मैं यहां पे डिमांड देखता हूं 14 और सप्लाई देखता हूं 18। तो गाइस मैं यहां पे मैक्सिमम 14 एलोकेट कर पाऊंगा अगर मैं ये कॉलम यूज करता हूं। तो अगर मैं ये नंबर यूज करता हूं, तो गाइस मुझे इस रो को देखना है। इस रो में सबसे छोटा नंबर है 9। तो गाइस इस 9 की जगह पे मैं कितना एलोकेट कर पाऊंगा, यहां पे है 17 और यहां पे 27। तो मैं 17 एलोकेट कर पा रहा हूं। तो गाइस यहां पे मैं 17 एलोकेट कर पा रहा हूं और यहां पे मैं 14 एलोकेट कर पा रहा हूं। ज्यादा मैं कहां पे एलोकेट कर पा रहा हूं, 99 में, इस रो में। तो गाइज मैं इस 14 वाले को नहीं लूंगा। तो गाइज मैं यहां पे इस 17 को लूंगा और ये पूरी की पूरी रो कैंसिल हो जाएगी। यहां पे पूरा पूरा डिमांड एग्जॉस्ट हो चुका है और यहां पे सप्लाई कितना बचेगा, अगर 27 में से मैं 17 को माइनस करता हूं, तो गाइज यहां पे सप्लाई बचता है 10। अब गाइज मुझे नेक्स्ट आइटरेशन करना है, क्योंकि अभी तक डिमांड और सप्लाई पूरी तरीके से एलोकेट नहीं हो पाए। तो अब मैं नेक्स्ट आइटरेशन लेता हूं, आइटरेशन नंबर 3। मैं दोबारा यही चेक करता हूं। इस फर्स्ट कॉलम में दो सबसे छोटे नंबर वही है 13 और 8। तो गाइज यहां पे मुझे 5 ही मिलने वाला है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। यहां पे ये कॉलम हो जाएगा डैश, क्योंकि यहां पे ये कॉलम तो पहले ही चला गया। गाइज इस कॉलम में भी दो सबसे छोटे नंबर 12 और 14 है, तो यहां पर भी 2 आएगा, यहां पे भी कोई चेंजेस नहीं। और ये वाला कॉलम तो गाइज हो गया है कंप्लीटली फिनिश। अब अगर मैं रो की बात करूं, तो दो सबसे छोटे नंबर्स है 13 और 12। तो गाइज यहां पे 1 आएगा, यहां पे भी कोई चेंजेस नहीं हुई है। अब अगर मैं इस रो की बात करूं, तो 9 तो चला गया गाइज, बचा क्या 14 और 18। 14 और 18 का डिफरेंस होता है 4, यहां पे चेंजेस हुई है। अब गाइज इसी तरीके से इस कॉलम में, इस रो में क्या चेंजेस है, तो इस रो, अब इसी तरीके से गाइस इस रो में दो सबसे छोटे नंबर्स है 12 और 23। तो गाइस 12 और 23 में अगर मैं माइनस करता हूं, तो यहां पे बचता है 11। तो गाइस यहां पे सबसे बड़ी पेनल्टी जो है वो 11 है। तो मैं इस रो को कंसीडर करने वाला हूं। इस रो में सबसे छोटा नंबर गाइस कौन सा है, वो है 12। तो मैं यहां पे 12 की जगह पे एलोकेट करने वाला हूं। मेरा डिमांड है 23 और सप्लाई है 9। तो गाइस यहां पे आएगा 9 और ये रो पूरी की पूरी तरह कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहां पे सप्लाई हो गया है, फिनिश। गाइस डिमांड में से 9 कंप्लीट हुआ है, बचा कितना है, तो यहां पर बच जाएगा 14। अब गाइस मुझे दोबारा आइट्रेशन यहां पे करना ही पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट आइट्रेशन यहां पे ले लेता हूं, आइट्रेशन नंबर 4। तो मैं यहां पे लिखता हूं 4। अब अगर मैं इस कॉलम को दोबारा देखूं, तो गाइस यहां पे 13 और 18 वही नंबर्स आते हैं। मैं यहां पे लिख दूंगा 5, ये होगा डैश, और यहां पे दो नंबर्स है 12 और 14, जो सबसे लीस्ट है। तो मैं लिखूंगा यहां पे डैश नहीं, यहां पे लिखूंगा 2 और यहां पे आ जाएगा डैश। अब गाइस इसी तरीके से इस रो की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे दो सबसे छोटे नंबर्स है 13 और 12। तो गाइस 13 और 12 का डिफरेंस होता है 1। इसी तरीके से गाइस यहां पे दो सबसे छोटे नंबर्स हैं 18 और 14, तो इनका डिफरेंस होता है 4 और गाइस यहां पे आ जाएगा डैश। तो अब जो सबसे बड़ी पेनल्टी है वो है पेनल्टी नंबर 5। तो गाइज मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। इस कॉलम में जो सबसे छोटा नंबर है, इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर है 13। तो मैं 13 को एलोकेट करने वाला हूं। तो गाइज 13 पे मैं यहां पर लिख दूंगा, इस तरीके से बना लेता हूं। और यहां पे मेरी डिमांड है 14 और सप्लाई है 18। तो गाइज जो सबसे छोटा नंबर है यहां पे आएगा 14। तो ये पूरी की पूरी तरह इस कॉलम को मैं कर दूंगा क्रॉस, ये पूरा कॉलम हो जाएगा कैंसिल। यहां पे गाइज बचेगा 4। अब मेरे पास सिर्फ दो ही नंबर्स बचे हैं 12 और 14। तो यहां पे गाइज कोई आइट्रेशन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैं यहां पर इन नंबर्स को एलोकेट कर देता हूं। 14 में से 4 ऊपर चला गया, तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा।
और 14 में से 10 नीचे आ गया तो ये भी पूरी तरीके से कट जाएगा और गाइस 14 भी यहां पे हो गया कैंसिल। तो यहां पर सप्लाई और डिमांड पूरी तरीके से एलोकेट हो चुके हैं। अब गाइस यहां पर मुझे निकालना है टोटल कॉस्ट। तो मैं टोटल कॉस्ट यहां पे किस तरीके से निकालूंगा? तो गाइस बहुत आसान है, मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में 13 और 14 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, प्लस इस 15 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस इस 12 और 9 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस और कहां पर है ये 12 और 4 भी है, इसे भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस इस 12 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, 12 14 और 10 नॉट 12 और 10, इस 14 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस और कुछ बचा है, हाँ ये बचा है 9 और 17 को गाइस मल्टीप्लाई करना है, और यहां पे तो कुछ बचा नहीं है। तो गाइस अगर मैं इन सब का टोटल करता हूं तो गाइस इसका टोटल होगा 811। तो मुझे यहां पे कॉस्ट मिल गया है, मैंने वैम मेथड से इस नंबर को निकाल लिया है। तो गाइस टोटल कॉस्ट, यहां पे कॉस्ट तो नहीं है क्योंकि गाइस ये हमें टाइम दिया है, तो मैं यहां पे टोटल टाइम लिख देता हूं। यहां पे कॉस्ट नहीं होगा, यहां पे आएगा टोटल टाइम। तो जो टाइम आता है वो सेकंड्स में रहेगा या फिर आवर्स में रहेगा। इस क्वेश्चन में ऐसे कुछ मेंशन नहीं है कि टाइम सेकंड में है, आवर्स में है, मिनट्स में है। तो गाइस मैं इसे टाइम ही रखता हूं। 811 यूनिट्स यहां पे हो गए। तो आप यूनिट्स लिखो या ऐसे ही छोड़ दो 811, तो ये टोटल टाइम रहेगा। आप इसे अगर टोटल कॉस्ट भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है कि गाइस ये टाइम है, तो हम इसे टाइम ही कंसिडर करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा गाइस, मैंने वैम मेथड से आईबीएफएस तो निकाल लिया है। अब आईबीएफएस के बाद मुझे मोदी मेथड अप्लाई करना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि मेरी कंडीशन, मेरी इक्वेशन ऑप्टिमल है या नहीं। लेकिन उससे पहले मुझे डीजेनरेसी को चेक करना होगा जो कि मेरी रिम कंडीशन है। तो गाइस यहां पे अगर मुझे डीजेनरेसी को चेक करना है तो मैं सबसे पहले ये लिख देता हूं कि मुझे ऊपर एलोकेशंस कहां मिली है, 14, 12। तो जो बेसिक सॉल्यूशंस मुझे मिला है वैम मेथड के थ्रू, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो गाइज यहां पे मैंने लिख दिया है। अब मेरे पास एलोकेशंस कितने हैं, मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ एलोकेशंस जो मेरे पास है वो इक्वल है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो गाइस टोटल 6 एलोकेशंस मेरे पास है। अगर मैं m प्लस n माइनस 1 करूं तो m क्या होता है गाइस, जो रो में, ये जो रो में जितने भी अल्फाबेट्स वगैरह आपको दिख रहे हैं ये m है, 1 2 3 4। तो गाइस m है मेरा 4 प्लस n देखता हूं तो ये कॉलम में जितने भी आपको दिख रहे हैं ये n है, यहां पे 1 2 3, ये है n माइनस 1। तो गाइस यहां पे टोटल 6 आता है। अब क्योंकि मैं यहां पे लिखता हूं सिंस नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल है m प्लस n माइनस 1 के, देयरफॉर सॉल्यूशन इट इज नॉट डीजेनरेट, नो डीजेनरेसी मैं यहां पे लिख देता हूं, नो डीजेनरेसी। मतलब यहां पे कोई डीजेनरेसी नहीं है, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो और अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहां पे टेस्ट कर सकते हो। आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो और आप आपके सॉल्यूशन की ऑप्टिमैलिटी को टेस्ट कर सकते हो। तो गाइस यहां पे मैंने ऑलरेडी ये बना लिया है। अब मुझे सबसे पहले इसी टेबल को जो आईबीएफएस सॉल्यूशन से मुझे आईबीएफएस से मुझे मिला था मैं उसे यहां पे लिख देता हूं। तो गाइज यहां पे मैंने ये बना लिया है। अब मुझे मोदी मेथड को अप्लाई करना है। तो मोदी मेथड को अप्लाई करने के लिए गाइज मुझे यहां पे u और v की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को प्रॉपर वे में बना लेता हूं ताकि मैं u और v की वैल्यूज को यहां पर लिख सकूं। तो गाइज यहां पर मैं u लिखूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा v। अब सबसे पहले मैं 0 लिखता हूं, u की वैल्यू को मैं लेता हूं 0। अब गाइस इन एलोकेशंस के जरिए और इस 0 के जरिए मुझे अदर वैल्यूज को निकालना है।
तो अगर मैं इस तरीके से नीचे जाऊं, इस 4 से टक्कर खा के मैं अगर नीचे जाऊं, तो गाइस यहां पे एक फॉर्मूला मुझे यूज करना है, u प्लस वी इक्वल्स टू सी। तो गाइस यहां पे कॉस्ट क्या है? यहां पे कॉस्ट है 12, तो मैं लिख देता हूं 12। क्या यहां पर मुझे v पता है? नहीं, वही तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं लिखूंगा v। क्या यहां पर मुझे u पता है? तो गाइस यहां पे u है 0, तो इस 12 सेल के लिए u है 0 और v है, वो हमें फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस v उसके लिए हो जाता है 12। तो इस तरीके से मैंने इसे फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या मैं इस जीरो को और यूज कर पाऊंगा? हां, कर पाऊंगा। मैं इस जीरो से ये फाइंड आउट कर लेता हूं। तो गाइस अब मुझे आप बताइए कि मैं यहां पे फॉर्मूला कैसे यूज करूं। तो 13 क्या होता है? 13 आपका होता है कॉस्ट, मैं यहां पे लिखूंगा 13। और क्या आपको v पता है? नहीं, तो v की जगह v लिखो। प्लस क्या आपको u पता है? हां, u है 0। तो गाइज यहां पे v कितना मिल जाएगा आपको? v आपको मिल जाएगा 13। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 13। अब इस जीरो का यूज हम नहीं कर पाएंगे, तो गाइज अब हम इस 13 का यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये 13 में हम सिर्फ इसी एलोकेशन का यूज कर पाएंगे और इस एलोकेशन पे तो ऑलरेडी जीरो मौजूद है। तो गाइज हम इस 13 का भी यूज नहीं कर सकते हैं। क्या हम इस 12 का यूज कर सकते हैं? हाँ, इस 12 का हम यूज कर सकते हैं। 12 के पास ये एलोकेशन है, तो इस एलोकेशन के जरिए हम यहां पे टर्न लेके इस वैल्यू को पता कर सकते, यू की इस वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो गाइज यहां पे मेरा v है 12 और मेरा कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है 12। और गाइज मेरा u क्या रहेगा? वही तो पता करना है। तो जब ये 12 यहां पे जाएगा, तो गाइज ये हो जाएगा -12 और यहां पे मुझे फाइनल आंसर मिलेगा 0। तो गाइज यहां पे अगेन मुझे 0 मिला है। अब गाइज इसी 12 का यूज करके मैं इस 14 के जरिए इस वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो गाइज यहां पे मेरी सी की वैल्यू क्या है? तो जो सी की वैल्यू है वो है 14, तो मैं यहां पे लिखता हूं 14। और यहां पे मेरा v है 12 और u तो मुझे पता करना है। तो गाइज जब ये 12 यहां पे जाएगा, ये 14 है, जब 12 यहां पे जाएगा तो हो जाएगा -12। 14 माइनस 12 होगा 2, तो u यहां पे मुझे मिल जाएगा 2, u यहां पे मुझे मिल जाएगा 2। तो मैं यहां पे गाइज लिख देता हूं 2। अब मुझे इस वैल्यू को निकालना है। तो गाइज मैं इस जीरो की हेल्प से और इस एलोकेशन की मदद से मैं यहां पर इस वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो इस केस में मेरा सी क्या रहेगा गाइज? मेरा जो सी है वो है 12, तो मैं यहां पे लिखता हूं 12। और मेरा v नहीं पता, मैं यहां पे लिखता हूं v। क्या मुझे u पता है? हां, u है मेरा 0। तो गाइस v मुझे यहां पे डायरेक्टली मिल जाता है 12। अब गाइस बच जाता है ये वाला नंबर, तो मैं इस 2 की हेल्प से यहां पे इस v की वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो इस केस में क्या मेरे पास u है? हां है, वो है 2, मैं लिख देता हूं 2। v मुझे निकालना है और c कितना है? c गाइस है 9, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 9। तो जब ये 2 गाइस यहां पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 2 होता है 7, मैं यहां पे लिख दूंगा 7। तो इस तरीके से गाइस मैंने u और v की वैल्यूज को निकाल लिया है। अब गाइस मुझे यहां पे निकालना है जो अनएलोकेटेड सेल्स है उनकी वैल्यूज को। तो उनकी वैल्यूज निकालना बहुत आसान है। तो गाइस यहां पे मैं फॉर्मूला, ये कुछ फॉर्मूला इस तरीके से था और यहां पे मैं डेल का फॉर्मूला लिखता हूं। डेल का फॉर्मूला है c माइनस ब्रैकेट में u प्लस v। तो गाइस यहां पे अगर मुझे ये वैल्यू निकालना है तो मैं डेल का फॉर्मूला लगाता हूं। डेल का फॉर्मूला क्या रहेगा गाइस? यहां पे c कितना है? c 18 है। कितना है c? 18। मैं यहां पे लिख देता हूं 18 माइनस u गाइस कितना है? यहां पे u कितना है? 2, तो मैं लिख देता हूं 2। और गाइस यहां पे v कितना है? यहां पे v है 13, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 13। 2 प्लस 13 कितना होता है? 15 होगा। और गाइस 18 माइनस 15 होगा 3। तो गाइस मुझे यहां पे मिल गया है 3। अब मुझे इस नंबर को निकालना है, तो मैं दोबारा यहां पे इसी डेल का फॉर्मूला लिखने वाला हूं।
तो गाइज मैं यहां पे लिखता हूं डेल इक्वल्स टू सी माइनस यू प्लस वी। तो अब गाइज यहां पे सी कितना है, सी है 23। तो गाइज मैं यहां पे लिखूंगा 23 माइनस मेरा u कितना है, इसके पास u है 0 और इसके पास v कितना है 13। तो मैं यहां पे लिखता हूं 13। तो गाइज जब मैं दोनों को प्लस करता हूं तो 0 प्लस 13 होता है 13 और 23 ऐसे ही रहेगा। 23 में से मैं 13 को जब माइनस करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 10। तो गाइज यहां पे जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 10। अब गाइज इसी तरीके से मुझे यहां पर जो वैल्यू है उसे निकालना है। तो मैं यहां पे अगेन फॉर्मूला लिखता हूं डेल इक्वल्स टू सी माइनस यू प्लस वी। तो गाइज यहां पे मेरा सी कितना है, यहां पे मेरा कॉस्ट कितना है, वो है 25। कितना है 25। यहां पे मेरा कॉस्ट है 25। मैं लिख देता हूं 25 माइनस गाइज यहां पे u कितना है 0 प्लस मेरा यहां पे v कितना है 12। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 12। 0 प्लस 12 होता है 12। तो 25 में से 12 अगर मैं माइनस करता हूं तो यहां पे हो जाएगा 13। तो गाइज मैं यहां पे लिखूंगा 13। अब इसी तरीके से गाइज यहां पे मुझे वैल्यू को निकालना है। तो यहां पे मैं वैल्यू को कैसे निकालूंगा, डेल इक्वल्स टू यू प्लस सी वी, यू सी माइनस यू प्लस वी। तो गाइज यहां पे मेरा कॉस्ट कितना है, मेरा कॉस्ट है 23। मैं यहां पे लिखता हूं 23 माइनस यहां पे यू कितना रहेगा, यू है 2। मैं लिखता हूं 2 प्लस वी कितना है 12, वी मेरा है 12। तो गाइज ये कितना होता है 23 माइनस 14। अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे मिल जाता है 9। तो गाइज मैं यहां पे लिख दूंगा 9। अब इसी तरीके से गाइज यहां पर मेरी वैल्यू क्या रहेगी, डेल इक्वल्स टू सी माइनस यू प्लस वी। तो गाइज यहां पे जो सी है वो 21 है और उसका जो यू है 0 और वी है 7। यहां पे मैं लिखूंगा 21 माइनस 0 प्लस 7 तो 7 हो जाएगा। तो 21 में से अगर मैं 7 निकालता हूं तो 14 बचता है। तो गाइज मैं यहां पे लिख दूंगा 14। अब इसी तरीके से गाइज एक वैल्यू बच जाती है, उसे मैं यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं। तो डेल इक्वल्स टू सी माइनस यू प्लस वी। तो गाइज यहां पे कॉस्ट कितना है, यहां पे कॉस्ट कितना है 13। मैं लिख देता हूं 13, उसका यू है 0 और वी है 7। तो गाइज यहां पे आएगा 13 माइनस 7 और 13 माइनस 7 मुझे मिल जाएगा 6। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 6। तो गाइज क्या मुझे डेल या डेल जे, दोनों तो बात एक ही है, क्या मुझे डेल की वैल्यू 0 मिली है, नहीं। क्या मुझे ग्रेटर देन 0 मिली है, हाँ। यहां पे मैं लिखता हूं सिंस जो डेल की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, सारी की सारी पॉजिटिव है, कहीं पर नेगेटिव मुझे नहीं मिला, कहीं पर नेगेटिव नंबर नहीं मिला। देयरफॉर मैं कह सकता हूं इट इज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो गाइस वैम मेथड में मुझे जो सॉल्यूशन मिला था वही सॉल्यूशन इसका भी होगा, क्योंकि यहां पे क्या मैंने कोई एलोकेशंस को चेंज किया है, तो यहां पे कोई एलोकेशंस चेंज नहीं हुए हैं। तो गाइस जो सॉल्यूशन इसका है वैम मेथड का वही सॉल्यूशन इसका भी रहेगा। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।